वेलकम टू लेट्स स्टडी विद रजत। आज यहाँ पर मैं, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैं अगले लेक्चर से आपको जो मैंने 2 चैप्टर आपको करा दिए हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स का और एक मैंने मैकेनिक्स का चैप्टर आपको ऑलरेडी फुल वीडियो आपके लिए अपलोडेड कर दिए हैं। तो मैंने बताया था आपको कि इसके बाद मैं आपके लिए जो भी MCQ क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से और आपके मैकेनिक्स के रहेंगे वो सारे के सारे MCQ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आया हो, चाहे वो SSC में आया हो, NTPC में आया हो, MTS में आया हो, लेखपाल में आया हो या स्टेट PCS में आया हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए अगर जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ पर डिस्कशन होगा। साथ में ही कुछ नए क्वेश्चन भी जो मैंने खुद से प्रिपेयर कर रखे हैं तो उनका भी मैं डिस्कशन करूँगा। पहले सारे के क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, देखिएगा। मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चनों को एक साथ डिस्कशन करूँगा, तो आप देखते रहिए। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए चलते हैं यहाँ पर, देखिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एट विच टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल बोथ आर इक्वल। यानी कि किस तापमान पर जो आपका सेल्सियस स्केल होता है, फ़ारेनहाइट स्केल होता है, ये दोनों के दोनों पैमाने आपके बराबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको उस टाइम कुछ पैमाने बताए थे, याद है ना आपको? जो मैंने आपको पैमाने बता रखे हैं, यानी स्केल बता रखे हैं, मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि 1 डिग्री सेल्सियस पैमाना होता है, एक फ़ारेनहाइट पैमाना होता है, एक रेनकाइन पैमाना होता है, रेनकाइन, और एक मैंने बताया था रीमर पैमाना होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में आपसे कभी कभी क्या पूछा जाता है, रिलेशन पूछा जाता है। तो आपको मैंने रिलेशन लेक्चर में बताया था। देखिए, रिलेशन आपका है C/5 M-32/9। अगर आप इस रिलेशन से यहाँ पर अगर क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करने के बाद पता करेंगे कि यहाँ पर कौन से पैमाने की वैल्यू कहाँ पर बराबर आती है। तो जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो आपको वहाँ पर राइट आंसर मिलेगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना मिलेगा? -40 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि रेनकाइन पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपस में दोनों के दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी कि बराबर रीडिंग शो करने लगते हैं। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रखा है, इन द कोल्ड कंट्रीज विच फ्लूइड इज यूज्ड इन थर्मोमीटर इन द प्लेस ऑफ मरकरी। यानी कि आपने ये सुना रखा होगा कि डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं, जो डॉक्टर अपने पास थर्मामीटर रखते हैं जिससे आपके शरीर का वो टेम्परेचर मेजर करते हैं, यानी कि जिसको क्लिनिकल थर्मोमीटर बोला जाता है। तो वो थर्मोमीटर में क्या भरा होता है, उसमें मरकरी भरा होता है। क्या भरा होता है? मरकरी, यानी कि क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर पारा ऊपर की तरफ राइज करता है, यानी कि आपका जो आपका 98 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहता है सारी बॉडी का, तो उससे जैसे ऊपर की तरफ आपका टेम्परेचर आता है, इसका मतलब आपकी बॉडी गर्म है और आपको क्या है, फीवर को इंडिकेट करता है। अगर आपका उससे नीचे रहता है तो आपको बताता है कि फीवर नहीं है, यानी कोई दूसरा आपको यहाँ पर कोई डिसीज़ हुई है। तो यहाँ पर उसमें जो भरा होता है ना, वो क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। अब देखिए, पारा जो है ना, जब ज़्यादा ठंडा, जो ज़्यादा कंट्री ठंडी होती है ना, तो वहाँ पर पारा क्या होता है, जम जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको मीटर जो है आपका थर्मोमीटर रीडिंग अच्छी प्रॉपर नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पारा ना यूज करते हुए कुछ दूसरा वहाँ पर फ्लूइड यूज किया जाता है। तो वो फ्लूइड का नाम आप यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए, क्या वो वाटर है, यानी पानी है, क्या वो, कि अल्कोहल है या मिल्क है या केरोसिन है। तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा जो ठंडी कंट्री होते हैं वहाँ पर किसको यूज किया जाता है? अल्कोहल को यूज किया जाता है। अब देखिए, अल्कोहल का क्यों यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अल्कोहल जो है ना, वो पारे से अगर टेम्परेचर लो होता है ना तो पारा पहले जमेगा, अल्कोहल बाद में जमेगा। ठीक है, इस प्रकार मैंने 2 क्वेश्चन का डिस्कस किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने लिख दिए हैं, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है द प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि आपने अलग अलग थर्मोमीटर सुने होंगे। जैसे कि अगर मैं थोड़ा बात करूं तो आपने सुना होगा मरकरी थर्मामीटर, जिससे मरकरी का, जिसको आप डॉक्टरी क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। आपने सुन रखा है एक और आपने सुन रखा होगा जिसमें अल्कोहल थर्मामीटर सुन रखा होगा, आपने सुना होगा। और आपने और भी बहुत सारे थर्मामीटर सुन रखे होंगे। तो यहाँ पर एक और थर्मामीटर होता है जिसका नाम होता है प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी। तो इसका भी आपने नाम सुना होगा। तो इसको पूछ रहा है कि जो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है वो किस सिद्धांत पर वर्क करती है। जरा देखिएगा, क्या वो ओम्स लॉ पे करती है कि व्हीटस्टोन पे ब्रिज पे करती है, केल्विन पे करती है या क्लोसियस पे करती है। तो आपको मैंने जब पढ़ा रहा था थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि केल्विन और क्लोसियस ये दोनों मैंने आपको बताए थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। किस में बताए थे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था मैंने। वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो केल्विन का स्टेटमेंट है ना वो किसके लिए होता है? हीट इंजन के लिए होता है। किसके लिए होता है? हीट इंजन के लिए होता है। और मैंने क्लोसियस का स्टेटमेंट जब आपको बता रहा था तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या स्टेटमेंट है वो चीज़ मैंने आपको चैप्टर में जाके पढ़ाया है। तो आप चैप्टर को जरूर देखिएगा, वीडियोज़ को जरूर देखिएगा। क्लोसियस स्टेटमेंट किसके बारे में डिस्कशन करता है? तो ध्यान रखिएगा, हीट पंप के बारे में बात करता है। किसके लिए? हीट पंप के बारे में बात करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हीट इंजन तो सुन रखा है, लेकिन हीट पंप क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, हीट पंप का एग्जांपल आपका रेफ्रिजरेटर होता है, यानी कि फ्रिज होता है। क्या होता है? आपका एग्जांपल फ्रिज होता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है ये इन दोनों के सिद्धांत पर वर्क तो करती नहीं है। ठीक है, अगला देखिएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपको मैं पढ़ाऊँगा। जब मैं करंट की बात करूँगा तो करंट में आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। जो ओम्स लॉ होता है V = IR। ठीक है, जहाँ पर V = वोल्टेज होता है, I आपका करंट होता है और R आपका क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। V = IR। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कभी भी ओम्स लॉ पे वर्क नहीं करता है। किस पे करेगा? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया जाता है। ब्रिज का मतलब एक तरीके से फुल होता है जिसको आप दो अलग अलग पार्ट अलग अलग होते हैं, यानी कि एक कैथोड एक एनोड, उसको आपस में इस तरह से मिला के दिया जाता है तो एक वहाँ पर थर्मोमीटर बनता है। ठीक है, तो किस पे वर्क करता है? आप याद रखिए, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर इज, यानी कि तापमान की दिशा क्या होती है। आपने देखा होगा, आप फील किया होगा कि तापमान जो होता है ना वो तापमान एक प्रकार का क्या है? आपका एनर्जी की तरह आप लीजिएगा उसको। तो एनर्जी यानी तापमान का डायरेक्शन क्या होता है? क्या वो कोल्ड बॉडी टू कोल्ड बॉडी होता है, यानी ठंडे से ठंडे की तरफ होता है? कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी होता है कि कोल्ड टू कोल्ड होता है या हॉट टू कोल्ड होता है? ठीक है, या फिर आपका हॉट टू कोल्ड होता है या हॉट टू हॉट होता है? तो राइट आंसर आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। मैंने आपको डिटेल से बताया, बार बार चिल्ला चिल्ला के बताया आपको कि जो आपका टेम्परेचर का फ्लो होता है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। यानी कि मैंने आपको जब थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, तब मैंने वहाँ पर एक बात की थी, एक शब्द लाया था मैं, इक्विलिब्रियम। क्या लाया था? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने बताया था कि अगर कोई हॉट बॉडी है और वो क्या करेगी, अगर टेम्परेचर का फ्लो कर रही है, हॉट बॉडी है, आप क्या करें दूसरी कोल्ड बॉडी को अटैच कर दें उसमें, तो तब तक एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहेगा, यानी टेम्परेचर तब तक ट्रांसफ़र करता रहेगा एक दूसरे में, जब तक क्या करेगा, जब तक जो हॉट बॉडी है ना उसकी इक्वल में जो कोल्ड बॉडी आपने लगा रखी है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए। यानी कि अब आपके दिमाग में आएगा टेम्परेचर किधर की तरफ फ्लो किया, तो ध्यान रखिएगा जो हॉट बॉडी है उससे कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र हुआ किसका? टेम्परेचर का। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? हॉट टू कोल्ड बॉडी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको किसकी इकाई पूछी है? ऊष्मा की। वो भी कौन सी पूछी है मैंने? एसआई सिस्टम है, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है। ठीक है, तो वो क्या है? क्या किलोग्राम है, केल्विन है, जूल है, वाट है। तो आप ध्यान रखिएगा किलोग्राम किसकी इकाई होती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है
किलोग्राम जो है ना आपकी द्रव्यमान की इकाई है, यानी कि किसकी है, मास की इकाई है। तो वो किसकी नहीं हो सकती है, तो हीट की तो हो नहीं सकती, तो इसलिए ऑप्शन ए बाहर। अब देखिए केल्विन किसकी इकाई होती है, तो केल्विन ध्यान रखिएगा टेम्परेचर की होती है, और वो भी किस में होती है, ऐसा ही सिस्टम में होती है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी बाहर। अब देखिए वाट आपने सुन रखा होगा, वाट किसकी इकाई होती है, पावर की। अब ये पावर की शक्ति जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। अब ये लेंस वाले पावर की मत समझिएगा, लेंस का जो पावर होता है उसकी इकाई होती है वो डायप्टर होती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये शक्ति वाला वाट है, आपने अश्वशक्ति सुना होगा, इसको 746 वाट का होता है एक शक्ति बराबर, यानी कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। तो उसी को वाट में होता है, वो किसकी इकाई है, शक्ति की है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, जूल। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा जूल किसी और की भी एक इकाई है, तो ध्यान रखिएगा जूल आपकी किसकी इकाई है, जूल आपकी एनर्जी की भी इकाई है, किसकी है, एनर्जी की भी इकाई है। और एनर्जी की इकाई मतलब आपकी ऊर्जा की भी इकाई है। अगर आपने पढ़ रखा है, अगर वीडियो देख रखा हो, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि यहाँ पर एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी जो होती है ना और हीट है ना, तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, नए क्वेश्चन पे बढ़िएगा, नए क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख कह रहा है इन द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए यूनिट ऑफ हीट, यानी कि यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें से आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प आपका हीट का नहीं है, यानी ऊष्मा का मात्रक नहीं है। चलिए कौन, क्या कैलोरीज है, जूल है, बीटीयू है। बीटीयू को फुल फॉर्म होता है वेटिज थर्मल यूनिट, बीटीयू की फुल फॉर्म क्या है, वेटिज थर्मल यूनिट। ये केल्विन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कैलोरीज, ये भी आपका क्या हीट का मात्रक है। जूल को आपको मैंने बता ही दिया पहले से ही। वेटिज थर्मल यूनिट ये भी क्या है, आपका हीट का मात्रक है। लेकिन केल्विन को आपने सुन रखा होगा, केल्विन किसका मात्रक है, केल्विन जो है ना आपका किसका मात्रक है, आपका मात्रक है केल्विन टेम्परेचर का। किसका मात्रक है, टेम्परेचर का, ठीक है। चलिए इसके बाद नए क्वेश्चन पढ़िएगा। नए क्वेश्चन लिख रखा है रेफ्रिजरेटर इज ए एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि आपके घर में जो फ्रिज यूज किया जाता है तो वो फ्रिज किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, फ्रिज से आपके और भी क्वेश्चन बनते हैं, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा फ्रिज आपका किसका एग्जाम्पल है, क्या वो हीट इंजन का है, हीट पंप का है, मोटर का है, जनरेटर का है। तो जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था यहाँ पर, तो मैंने चैप्टर के अंतर्गत आपको फुल तरीके से बता रखा था, जहाँ पर मैंने केल्विन और क्लोसियस के स्टेटमेंट, यानी कि थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ, और उस पर कौन सा स्टेटमेंट थे, केल्विन एंड क्लोसियस, उसमें आपको बताया था मैंने क्लोसियस के स्टेटमेंट में कि हीट इंजन जो है ना, यानी कि आपका हीट पंप की तरह जो है ना आपका रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। और रेफ्रिजरेटर किसकी तरह वर्क करता है, हीट पंप की तरह है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, हीट पंप, ठीक है, हीट पंप। चलिए जनरेटर को आप जानते हैं, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है ना आपके पास, जो भी आप केमिकल एनर्जी मान लीजिएगा, आप उसमें ऑयल डालते हैं, यानी कि एक तरीके मैकेनिकल एनर्जी को किस में ट्रांसफ़र करता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मोटर को तो जानते होंगे, मोटर मतलब आपका रोटेट करता है, यानी कि उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होने के बाद एक तरीके से पंपिंग वर्क के लिए उपयोग किया जाता है, पानी को बाहर या ट्यूबवेल चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले पहले व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर की ऐसा ही इकाई क्या है, यानी कि ऐसा ही इकाई की बात की है, मैंने आपको बता रखा है। टेम्परेचर की अगर आप माप करेंगे तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में भी मिलेगा, फ़ारेनहाइट में मिलेगा, रेनकान में मिलेगा, और आपको र्यूमर पैमाने पर भी मिलेगा। यानी कि आप 4 प्रकार से आप ले सकते हैं टेम्परेचर की माप। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक यूनिट ऐसा यूनिट होगी, तो यहाँ पर आपसे ऐसा यूनिट पूछेगी टेम्परेचर की। तो ध्यान रखिएगा ऐसा यूनिट क्या है, कि वो डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है या एम्पियर है। तो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर लिख रखा है एम्पियर। एम्पियर किसकी इकाई है, एम्पियर करंट की इकाई है, यानी कि करंट यानी कि धारा की इकाई है, ठीक है। तो जब धारा की इकाई होगी तो इसका मतलब क्या है, ये टेम्परेचर की इकाई तो होने वाली नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ से बाहर। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर की तो इकाई है, मैं इनको
टेम्परेचर की इकाई तो बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा टेम्परेचर की इकाई है, लेकिन ये ऐसा यूनिट में नहीं है, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है उसमें ये इकाई डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इसकी टेम्परेचर की नहीं है, कौन सी है, केल्विन है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी इकाई है, केल्विन है। चलिए अब मैं आपको वापस क्वेश्चन नंबर 7 पर लिए चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 रेफ्रिजरेटर की बात हुई है, तो रेफ्रिजरेटर से यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं, तो जरा उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। चलिए इसको मैं साफ करता हूँ। पहले देखिए रेफ्रिजरेटर से और कौन से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे रेफ्रिजरेटर से एक और क्वेश्चन बनता है। रेफ्रिजरेटर से आपसे पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेटर में हमेशा जो फ्रीजर होता है, यानी कि जिसको आप एवोपरेटर बोल देते हैं, यानी कि जो आपने फ्रीजर सुन रखा हुआ जो ठंडा करता है, क्या करता है, आपके पूरे सिस्टम को ठंडा करता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों लगाया जाता है, जिससे अब कूलिंग मिलती है। तो ध्यान रखिएगा ऊपर लगाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि आपको क्या है, अगर ठंडा होगा वो सिस्टम ठंडा होगा रेफ्रिजरेटर आपका, तो ठंडा होने पर हवाएं क्या करती हैं, नीचे की तरफ बैठती हैं, किधर बैठती हैं, नीचे की तरफ बैठती हैं, और गर्म होने पे हवाएं क्या होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर वो रेफ्रिजरेटर में आपका फ्रीजर, यानी कि रेफ्रिजरेटर में आपका फ्रीजर जिसको इवोपरेटर बोलते हैं, अगर ऊपर की तरफ लगा हुआ है, तो जैसे ही गैस कंडेंस होके जाएगी तो फिर क्या होगा, वहाँ पर ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो क्या होगा, हवा नीचे की तरफ बैठेगी, और अगर हवा उसकी नीचे की तरफ बैठेगी तो होगा क्या, आपका जितने भी नीचे वाले पार्ट हैं अलग अलग भाग दे रखे होते हैं, तो अलग अलग भागों में क्या होगा, आसानी तरीके से वो ठंडक प्रदान होती चली जाएगी, जिससे आपकी जो भी सामग्री उसमें रखी है, जो कि आपकी डिशेज रखी है, वो आपकी बर्बाद नहीं होगी। अब देखिए आप ऐसे महसूस करिएगा जब आप क्या करते हैं, कभी भी फ्रिज को खोलते हैं, जब आप फ्रिज को खोलते हैं ना, तो होता क्या है, हमेशा आपको पैरों की तरफ ठंडा लगता है। कहाँ पर लगता है, पैरों की तरफ, कभी आपके चेहरे की तरफ ठंडा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, कुछ ध्यान होना चाहिए आपको कि हवाएं यहाँ पर कैसी हैं, ठंडी हैं, यानी कि भारी हो चुकी हैं, और भारी हवाएं हल्की हवाओं का क्या लेती हैं, स्थान लेती हैं, और जो गर्म हवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, अक्सर ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। इसी वजह से क्या होता है, एवोपरेटर आपका फ्रिज में हमेशा ऊपर की तरफ लगाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक और फ्रिज से क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रिज में कौन सी गैस भरी जाती है जो ठंडक प्रदान करती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रिज में हमेशा जो गैस भरी जाती है ठंडक प्रदान करने के लिए, वो गैस भरी जाती है आपकी CFC। कौन सी गैस भरी जाती है, CFC। अब ये CFC क्या होती है, ज़रा इसको बारे में बात करते हैं। CFC क्या है, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अब देखिएगा कौन सी गैस है ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ध्यान रखिएगा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना आपकी यूज की जाती है किसमें, रेफ्रिजरेटर में, जो कि आपके क्या करती है, कूलिंग एजेंट की तरह वर्क करती है। अब ध्यान रखिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना आपकी एक संधि हुई थी, यानी कि एक सम्मेलन हुआ था जिसको आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन की वजह से वहाँ पर प्रोटोकॉल बनाया था। और ये प्रोटोकॉल क्यों बुलाया गया था, बताया गया था कि CFC जो है ना आपके क्या कर रही है, ओजोन लेयर को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से CFC पे कहीं किसी स्थानों पे क्या है, बैन लगा दिया गया था यूज करने के लिए। यानी कि सभी देशों को एक निर्देश दिया गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आप कम से कम यूज करें। ठीक है, तो अब देखिएगा अब प्रेजेंट टाइम में अगर जब आप बात करेंगे, तो प्रेजेंट टाइम में आपकी जो नए फ्रिज आ रहे हैं उसमें कौन सी गैस भर के आ रही है, तो ध्यान रखिएगा उसमें HCFC भर के आ रही है, HCFC। ठीक है, अब ये HCFC क्या होती है, तो HCFC होती है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जो कि CFC से थोड़ा कम जो है ना आपकी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, अब देखिएगा आपसे पूछा जाता है कोल्ड स्टोरेज में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है ठंडक प्रदान करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कोल्ड स्टोरेज में हमेशा अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ओजोन लेयर की मोटाई नापने की इकाई भी क्या होती है, जरा उसकी बात करते हैं। तो उसकी इकाई होती है डॉप्सन। क्या होती है, डॉप्सन। ठीक है, ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है उसको किस में मापा जाता है,
डॉप्सन में मापा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर रेफ्रिजरेटर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, रेफ्रिजरेटर से सारे क्वेश्चनों को मैंने डिस्कशन कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिख रखा है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। यानी ऊष्मा जो है ना आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको मैंने आपको बताया है। ऊर्जा ये होती है, ये कह रहा है हीट इज एनर्जी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क प्रूव्ड बाय। यानी कि ऊष्मा आपकी एक प्रकार की ऊर्जा है। ये किसने सिद्ध किया है? क्या वो रैमफोर्ड ने किया है, क्या वो केल्विन ने किया है, कि वो रदरफोर्ड ने किया है, या रॉबर्ट हुक ने किया है? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। राइट आंसर बनेगा इसका रैमफोर्ड। क्या बनेगा? रैमफोर्ड। अब देखिएगा यहाँ पर केल्विन को मैंने आपको बता रखा था, केल्विन ने हीट इंजन में एक्सप्लेन किया है, एक लॉ है सेकंड थर्मोडायनामिक्स का। रदरफोर्ड का आपने नाम सुना होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, आपने सुना होगा रदरफोर्ड का नाम केमिस्ट्री में। और इन्होंने किसकी खोज की थी? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्रोटॉन। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर एक नया शब्द दे रखा है रॉबर्ट हुक। तो आपने रॉबर्ट हुक को बायोलॉजी में पढ़ा होगा। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? तो ध्यान रखिएगा, सेल की खोज की थी, यानी कोशिका की खोज की थी। सेल यानी कोशिका की खोज की थी। अगली चीज, रॉबर्ट हुक से ही मिलता जुलता एक और नाम है जिसका नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रॉबर्ट ब्राउन। अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, यानी केंद्रक की खोज की थी। अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन जो है ना आपको एक और जगह पे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? फिजिक्स में मिलेंगे। इन्होंने किसकी खोज की थी? फिजिक्स में ब्राउनीगत की। अब ये ब्राउनीगत क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, जो जिगजैग मोशन होता है, यानी कि अणुओं का गैसों के अंदर जो जिगजैग मोशन होता है इधर से इधर की तरफ, वो क्या कहलाता है? आपका ब्राउनीगत कहलाता है, यानी ब्राउनी मोशन कहलाता है। जिसको किसने डिस्कशन किया था? इसका भी डिस्कशन किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। उन्हीं के नाम पर ही क्या रख दिया गया था? इसको ब्राउनीगत नाम रख दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी, फैक्चुअल है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 लिख रखा है, 1 कैलोरी ऑफ हीट इज इक्वल टू, यानी कि 1 कैलोरी जो है ऊष्मा जूल में कितने के बराबर होती है? फैक्चुअल है, पूछा गया है। 9 जूल के बराबर होती है, 12 जूल के बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है, या 45 जूल के बराबर होती है? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है 4.2 जूल के बराबर। किसके बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? पूछा गया है क्वेश्चन, यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, 98.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 35 होता है, 150 होता है, कि 86 होता है? तो राइट आंसर बनेगा 98.4 डिग्री, 98.4 फ़ारेनहाइट। अब देखिए डिग्री सेल्सियस में मिलेगा आपको, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर 37.2 डिग्री सेल्सियस आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर अभी आपके लिए 10 क्वेश्चनों का डिस्कस किया है। आगे मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करूँगा धीरे धीरे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, कर लीजिएगा, क्योंकि इंतजार मत करिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि नॉलेज आपकी बांटने से ही बढ़ती है। तो इतने क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन मैंने खुद के बनाए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके प्रीवियस ईयर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।